मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत पर कुछ ज्यादा ही शांत इलाके में बसी क्रिसमस के जगमगाते डेकोरेशन से सजी घर से होती है, जहां देर रात के समय में एक अननोन लड़की कहीं के लिए निकल पड़ती है, पर किसी कारण से चलते ही चलते थम जाती है और सीन सीधे किसी अननोन इंसान की तरफ मुड़ जाती है, जो अर्जेंट कॉल के बाद तुरंत कहीं के लिए निकल पड़ता है। एज एन ऑडियंस हमें फिल्म का मूड बहुत ही सूदिंग और उतना ही ज्यादा शांत और सस्पेंस से भरा महसूस होता है। सून हमें पता चलता है कि मिस्टर वॉगल की कार एक्सीडेंट में कहीं टकरा गई और मिस्टर फ्लोरेस बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट उन्हें वॉगल से पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि गंभीर एक्सीडेंट के बाद भी वॉगल को कोई चोट नहीं आई और उनके शर्ट पर खून का दाग दिखाई दे रहा है। मिस्टर वॉगल के बारे में हमें पता चलता है कि वो डिटेक्टिव इंडस्ट्री में एक सेलिब्रिटी की तरह फेमस है, जो उसी मिसिंग टीनेजर एना के केस को सुलझाने के लिए इस सेक्लूडेड गाँव में आए। पर अचानक से किसी एक्सीडेंट की घटना के बाद वो अब काफी सहमे और घबराए से नजर आते हैं और फ्लोरेस के सवाल करने पर वो सीधे सीधे जवाब भी नहीं देते कि आखिर एक्सीडेंट के पहले हुआ क्या। पर ये समझने पर कि उन्हें बिना जवाब दिए यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, वो फाइनली अपनी पूरी घटना कहानी में नरेट करते हैं और मूवी उनके पीछे के समय की तरफ मुड़ जाती है, जो केस के पहले दिन जब नाश्ता के लिए किसी टाउन रेस्टोरेंट में थमते हैं। रेस्टोरेंट के ओनर से पता चलता है कि इस गाँव में मुश्किल से कुछ ही लोग बसे हैं और ये गाँव इतने रिमोट माउंटेन्स में बसा होने के कारण हार्डली यहाँ कोई भटक कर भी आता है। यहाँ के लोग कट्टर भगवान को मानने वाले, डिसिप्लिन और शांत में रहने में विश्वास करते हैं। वहीं वॉगल नेचर में काफी स्ट्रिक्ट और अपने सेलिब्रिटी स्टेटस के कारण उनमें कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड होता है, जो उनके सबऑर्डिनेट्स को साफ समझ आता है। जब इस केस के पीछे वो उनकी क्रिसमस हॉलिडे को भी कैंसिल कर देते हैं, पर उनकी एक सबऑर्डिनेट को उनका काम का स्टाइल समझ नहीं आता कि आखिर एक छोटे से केस के लिए उन्हें इतनी बड़ी बिल्डिंग की क्या जरूरत है। पर वॉगल कोई जवाब नहीं देते और हमें इस पजल का दरअसल कुछ देर बाद में रिवील होगा। गैस स्टेशन पर एक सीसीटीवी और गाँव में एंटर या एग्जिट करने का एकमात्र रास्ता का पता चलने पर वो सीधे मिसिंग टीनेजर के पेरेंट्स से मिलते हैं, जिनके ऊपर जैसे पहाड़ टूट गया होता है, क्योंकि एना उनकी इकलौती बेटी थी, जो स्वभाव में एकदम शांत, अपने पेरेंट्स की तरह एकदम धार्मिक और आज्ञाकारी बेटी थी, जो अपने छोटे छोटे खुशी जैसे कैट्स और अपनों के लिए ब्रेसलेट बनाने में ही उसे खुशी मिलती थी। पर उस शाम संस्था के लिए निकलने पर वो कभी वहाँ पहुंची ही नहीं। वो उन संस्था का हिस्सा थी जिनके नियम एकदम सख्त, शादी से पहले संभोग या सेम जेंडर से संबंध बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। वॉगल उन्हें आगाह करते हैं कि उन्हें चालाक रहना होगा, क्योंकि सून मीडिया उनके पीछे पड़ जाएगी और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने टीआरपी रेटिंग को बढ़ाने के लिए। और वॉगल घर से कदम रखते ही अजीब कारण से जोर जोर से रिपीटेडली ताली बजाने लगता है, जिससे इर्द गिर्द के लोग अपने घर से निकलकर उन्हें घूरने लगते हैं। रियलिटी में ये उनका एक टेस्ट था। अब तक की जानकारी के बेसिस पर स्मार्ट वॉगल एक ब्रिलियंट नतीजे पर पहुंचते हैं कि एना के घर से निकलने के कुछ मिनट्स बाद ही उसका फोन ऑफ हो गया और वो संस्था के लिए कभी पहुंची ही नहीं, और ना ही वो ऐसी लड़की है जो फैमिली को छोड़कर भाग सकती है। सीसीटीवी पर भी कोई एंट्री या एग्जिट रिकॉर्ड नहीं हुआ। वहीं ये एक ऐसा गांव है जहां लोग एक हल्के ताली के आवाज पर भी घर से बाहर निकल आते हैं, और उस दिन उन्हें कोई आवाज या ऐसा कुछ भी सस्पिशियस दिखाई नहीं दिया। यानी कि एना और उसे अगवा करने वाला एक दूसरे को जानते थे और खास करके एना के रूटीन से वाकिफ था। अब कुछ दिन बीत जाते और वॉगल को कुछ ठोस सबूत नहीं मिलता, जिसका कारण वो वॉगल और उनकी लिमिटेड टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मर देता है। पर केस छोटा होने के कारण वो सीनियर से और मदद की उम्मीद नहीं कर सकता। पर तभी स्मार्ट वॉगल के दिमाग में एक चतुर आइडिया सूझता है। वो तुरंत ऑफिसर्स को व्हाइट पोशाक में गांव के एक रैंडम लोकेशन की छानबीन पर लगा देते हैं और बेवकूफ मीडिया उन्हें सच में फॉरेंसिक ऑफिशियल समझकर ये केस पूरे मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। और मीडिया अटेंशन के कारण उनका छोटा ऑफिस देखते ही देखते स्पेशलिस्ट और टेक्निकल टीम से इक्विप लैब में बदल जाती है, जैसा वॉगल ने प्लान किया था। और अब हमें उनके एक डार्क साइड के बारे में पता चलता है। दरअसल ईगोइस्टिक वॉगल का स्टाइल ऑफ ट्रैकिंग डाउन क्रिमिनल फॉरेंसिक एविडेंसेस या डीएनए पर नहीं, बल्कि वो अपने सिक्स सेंस पर भरोसा करते हैं। अपने स्ट्रैटेजी के अनुसार वो पहले तो केस को मीडिया में हद से ज्यादा पब्लिसाइज करते हैं। एक बार जब सभी तरफ न्यूज छा जाता है, तब धीरे धीरे मीडिया के प्रेशर में क्रिमिनल खुद कोई गलती कर बैठता है, और अगर क्रिमिनल वॉगल के नजर में आ गया, तब वो कानून को मीडिया और जनता के प्रेशर में क्रिमिनल को बिना सबूत के सजा दिलाने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए इतना सब लैब सेटअप होने के बावजूद वो एविडेंस पर नहीं, बल्कि उन्हें टीआरपी रेटिंग की पड़ी थी कि अब उनका न्यूज हर चैनल का हेडलाइन बन गया है। एना के डैड का उसका डायरी शेयर करने पर भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि डायरी में सब अच्छा लिखा होने के कारण उन्हें शक होने लगता है कि ये सही डायरी भी है कि नहीं, वरना कोई
कोई भी अपने पेरेंट्स की नजरों के सामने डायरी कैसे रखेगा। असली डायरी अब भी कहीं गायब है। इसलिए किडनैपर पर और भी प्रेशर बनाने के लिए वो सीक्रेटली रात के अंधेरे में स्टेला नाम के जर्नलिस्ट से एक सौदा करता है कि वो सिर्फ उससे खास जानकारी शेयर करेगा उसकी चाट मसाला न्यूज के लिए, पर इन रिटर्न उसे छोटे मोटे झूठ फैलाना होगा। जर्नलिस्ट के लिए ये तो एक अच्छा सौदा होता है, इसलिए उसके कहने पर एक झूठा न्यूज फैलाती है कि किसी ने एना के घर के सामने श्रद्धांजलि में एक कैट का डॉल रख गया, और मीडिया में यह खबर फैलते ही दूर दूर से लोग उसके घर के सामने श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ते हैं। और वॉगल का प्लान कामयाब होते नजर आता है क्योंकि कोई अननोन इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा होता है, और जो डॉल छोड़ने का खबर फैला था वो ही चुपके से गायब कर लेता है। ऑफिसर्स की नजर उस पर पड़ जाती है, पर काफी मीडिया होने के कारण वो अभी के लिए उसका पीछा करने का तय करते हैं। पर अगले दिन ऑफिसर्स की सीनियर वॉगल के टैक्टिक से भड़क जाती है क्योंकि अब न्यूज मीडिया में पुलिस पर कीचड़ उछाला जा रहा है कि आखिर वो चुप क्यों बैठे हैं, सभी के घर में छापा क्यों नहीं मार रहे किडनैपर को ट्रैक डाउन करने के लिए। पर वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो बचपन से गाँव वालों को जानती है। पर वॉगल उसे चुप करा देता है क्योंकि वो मानने लगता है कि दोषी जरूर इस टाउन से बिलोंग करता है, और दोनों भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, वरना यह मुमकिन ही नहीं है कि वो गांव से ही गायब हो जाए बिना शोर किए। और उन्हें यकीन है कि अब वो जिंदा भी नहीं है, इसलिए अगर उन्होंने सबसे पहले दोषी को नहीं पकड़ा, वहीं अगर उन्हें उसकी लाश पहले मिली तो पूरा मीडिया में आग लग जाएगा और जनता इस सदमे को सहन नहीं पाएगी। इसलिए किसी भी हालत में उन्हें दोषी को ढूंढ निकालना होगा, फिर चाहे उन्हें किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़े। जो समझने पर वो भी तैयार हो जाती है। अब दिन ढल जाता है और टीवी पर चल रहे एक एटॉर्नी के इंटरव्यू से ऑडियंस को वॉगल की किसी प्रीवियस म्यूटिलेटर केस के बारे में पता चलता है, जहां वो वॉगल के खिलाफ आरोपी के डिफेंडेंट थे। वो वॉगल के टेक्निक को क्रिटिसाइज करता है कि वो मीडिया और जनता को गुमराह करते हैं फैक्ट्स को छुपाकर, और अंत में चटपटे खबर के लिए मीडिया को भी कसूरवार ठहराता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये इंटरव्यू भी स्टेला का चल रहा है, जो कितनी डबल माइंडेड है, क्योंकि एक तरफ वो वॉगल के साथ मिलकर झूठी खबर फैला रही है तो दूसरी तरफ वो वॉगल के दुश्मन का ही इंटरव्यू लेकर वॉगल को बदनाम कर रही है अपने टीआरपी रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए। पर वॉगल इसे इग्नोर कर देता है जब तक उसका काम हो रहा है। पर उसी दौरान वॉगल को उस अननोन लड़की के बारे में एक बड़ी जानकारी का पता चलता है, और जैसा कि उसने सौदा स्टेला के साथ किया था, सबसे पहले उसे जानकारी देता है और खुद बिना किसी ऑफिसर्स की उसके घर पे छापा मारता है। उसका घर किसी सीरियल किलर से कम नहीं। बेसमेंट में वो उसके लैपटॉप पर सीरीज ऑफ एना के रिकॉर्डेड क्लिप्स डिस्कवर करता है। सबसे खास बात ये कि हर क्लिप में कोई जीप नजर आता है, और वो इसी बेसिस पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये वही दोषी हो सकता है। उन्हें कुछ देर बाद पता चलता है कि वो किडनैपर नहीं है, बल्कि मैटिया एना को पसंद करता था, इसीलिए उसे उसको फिल्म करना पसंद आता था। पर तभी वॉगल के दिमाग में एक और शातिर प्लान सोचता है, इसलिए उससे एक सौदा करता है कि वो उसे रातों रात फेमस कर सकता है अगर वो उसे ये सारे क्लिप शेयर करे। और सीन फिर से करंट समय के इंटरोगेशन की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ फ्लोरेस को समझ नहीं आता कि आखिर वो उससे ये सब क्यों शेयर कर रहा है। उसे सिर्फ इस चीज में दिलचस्पी है कि आखिर वो खून उसे कहाँ से लगा। फिर तभी एक बर्ड विंडो से टकराकर मारा जाता है। फ्लोरेस बताते हैं कि ये आम बात है क्योंकि यहाँ थिक फॉग के कारण बर्ड्स देख नहीं पाते। और वॉगल अपनी कहानी कंटिन्यू करते हुए कहानी का रुख अब अनजान कारण से प्रोफेसर मार्टिनी की तरफ मुड़ जाती है, जो सेम कॉलेज में पढ़ाते हैं जहाँ मैटिया भी पढ़ता है। क्लास एंड करने पर उनसे एक स्टूडेंट एक्टिंग सिखाने के लिए क्लासेस रिक्वेस्ट करती है, जो काफी रिक्वेस्ट के बाद मान जाते हैं। इसीलिए वो उनसे अपना फोन नंबर शेयर करती है जब भी वो फ्री हो। पर जब वो निकल रहा होता है तब हमें वही जीप नजर आती है जिसके पीछे पूरी मीडिया और वॉगल लगा है, और ये और किसी का नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्टिनी का ही है। मार्टिनी स्वभाव में बिल्कुल जेंटल और शांत। उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो अपने फैमिली के साथ कुछ महीने पहले ही यहाँ मूव हुए। उसकी वाइफ जो लॉ के बिजनेस में थी, मार्टिनी के रिक्वेस्ट पर मूव होने के कारण अब वो अनएम्प्लॉयड है, इसीलिए घर का पूरा भार उस पर पड़ गया और उनके फैमिली को रोज पैसों की किल्लत से गुजरना पड़ता है। पर ट्रेकिंग में शौकीन मार्टिनी अगले दिन हाइकिंग के लिए निकल पड़ता है, और सीन अजीब कारण से वॉगल के उस बोर्ड की तरफ जूम करते हुए ऑडियंस को दिखाया जाता है, जिसका कारण हमें दिन ढलने पर पता चलता है, जब देर रात घर लौटने पर टीवी न्यूज में एना के मिसिंग की खबर मीडिया में फैल जाती है। यानी कि अब तक मार्टिनी की कहानी वॉगल के इस गांव के अराइव होने के और भी पीछे का था, और आज ही के दिन एना गायब हुई थी, जो संयोग से मार्टिनी के कॉलेज में पढ़ती थी। और अगले दिन उसी स्टूडेंट को एक्टिंग के लिए घर पर आने का इनवाइट भेजकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली होती है, क्योंकि अगले दिन एक शॉपकीपर उसकी जीप को नोटिस कर लेती है। और मार्टिनी को न्यूज से सेम जीप का पता चलने पर वो डर के मारे भागना ही सही समझता है। लकीली वो बिना नजर आए घर तक पहुंच तो जाता है, पर मीडिया में उसकी खबर कोरोना वायरस की तरफ फैल जाती है। वो तुरंत ऑफिसर्स को रिपोर्ट करता है कि उसका नाम फॉल्सली इसमें घसीटा
जा रहा है, पर ऑफिसर्स उसे एक बड़ा शॉक देते हैं कि उन्हें पहले से इसके बारे में पता है, पर वो कुछ नहीं कर सकते और उसे अपने बचाव के लिए लॉयर हायर करना पड़ेगा, सिंस किसी ने अनजाने में जीप की खबर मीडिया में लीक कर दी। ऑल्दो ऑडियंस को पता है कि वो वॉगल का ही किया था। ऑडियंस को एक और शॉकिंग जानकारी का पता चलता है कि वॉगल अपने टीम के साथ शुरुआत से उस पर नजर बनाए रखा था और अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार जानबूझकर इंतजार कर रहा था कि कब मीडिया की नजर मार्टिनी के ट्रक पर पड़े। मीडिया में खबर देख और उनका इस तरह से भागना उनके पत्नी को भी थोड़ी देर के लिए उस पर शक होने लगता है, क्योंकि वो उस दिन कुछ ज्यादा ही देर घर लौटा था। वहीं उसे वो मार्क आखिर लगा कहां से, पर उन्हें तुरंत शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि उन्होंने सिर्फ मीडिया के बातों पर उस पर शक किया, पर उनकी दुनिया का उलट पलट का तो अभी सिर्फ शुरुआत हुआ है, क्योंकि देखते ही देखते रिपोर्टर्स जवाब के लिए भूखे भेड़िए की तरह उनके आंगन पर उमड़ पड़ते हैं और अब उनकी प्राइवेट लाइफ अब पगलाए जनता और मीडिया का मनोरंजन बन जाता है। उन्हें शांति से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लकीली वही अटॉर्नी जॉर्जिया जिन्होंने वॉगल के प्रीवियस कंट्रोवर्शियल म्यूटिलेटर केस वॉगल के अगेंस्ट लड़ा था, वो उन्हें मीडिया से रेस्क्यू कर लेते हैं। वो उसे आगाह करते कि वो जानता नहीं कि वो किस तरह की मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि जब वॉगल की शक की नजर किसी पर पड़ जाती है तब वो मीडिया को ढाल बनाकर उसे सजा दिलाने पर ही दम लेते हैं। उसका प्लान उसे तोड़ने का है जब तक वो खुद ट्रॉमा से हार मानकर कबूल न कर ले। उसे ये तक भूल जाना होगा कि वो निर्दोष है, क्योंकि वॉगल या मीडिया अब उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अपने बचाव के लिए उसे उसके जैसे लॉयर की जरूरत पड़ेगी जो रियलिटी में सस्ता नहीं रहेगा। मार्टिनी पहले ही कर्ज में डूबा, आखिर वो कैसे उसे अफोर्ड कर सकेगा। वहीं उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। ऊपर से उसे और तोड़ने के लिए ऑफिसर्स घर की तलाशी और उसके घर पर ही उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के लिए दस्तक देते हैं। उसके जीप तक को जब्त कर लिया जाता है, पर जीप से उन्हें कैट के हेयर के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। पर अब वॉगल को लगने लगता है कि मार्टिनी ने जरूर कैट से एना को लूर किया होगा अपने ट्रैप में। पर चाहे मीडिया कुछ भी सोचे, उसकी पत्नी उसका साथ नहीं छोड़ती और लॉयर अफोर्ड करने के लिए कुछ महीने रेंट स्किप करना और अपने पेरेंट्स से मदद लेने का फैसला करती है। वहीं अगले दिन वॉगल को किसी अननोन नंबर से मार्टिनी का बेगुनाह होने का मैसेज मिलता है, पर वो उसे मीडिया का कोई खेल समझकर इग्नोर कर देता है। उसी दिन उसी अटॉर्नी को हायर करने के बाद वो मार्टिनी से वॉगल के प्रीवियस केस की एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि उस केस में कोई क्रिमिनल कैन में बॉम्ब रखकर शॉप्स में रख जाता था विस्फोट होने के लिए, जिसके पीछे कितने ही लोग जख्मी हुए। पर क्रिमिनल के परसूट में वॉगल की नजर एक हार्मलेस बुककीपर मिस्टर रोमियो पर पड़ी और जैसा कि वॉगल अपने काम के लिए फेमस है, उन्होंने मीडिया को यूज करके जूरीज को कन्विंस करके उसे जेल के पीछे डाल दिया। हालांकि अंत में वो रिहा हो गया और उसे 4 साल जेल की सजा काटने के लिए $1 मिलियन का कॉम्पेंसेट किया गया। और उस 4 साल के टॉर्चर में अपनी संपत्ति, नौकरी और उसकी फैमिली ने भी उसे छोड़ दिया और अंत में स्ट्रोक के कारण उसकी जान चली गई। जाहिर तौर पर यह सुनते ही डर के मारे मार्टिनी और उसके वाइफ के पैरों से जमीन खिसक जाती है और वही शक का रडार उसके ऊपर होने के कारण उसने अब तक जो भी किया या आगे करने वाला है वो उसके खिलाफ यूज किया जाएगा। इसलिए एक्टिंग सिखाने के इनविटेशन को वो स्टूडेंट इस तरह बताती और मीडिया दिखाती है जैसे वो उसका गैर फायदा उठाना चाहता था। ये जानने पर तो उसकी वाइफ भी गलत मतलब निकालकर अपने बेटी के साथ उसे छोड़कर जाने का तय करती है। दूसरी ओर उनका सारा कॉन्वर्सेशन वॉगल सुन रहा होता है। इतना कम नहीं कि मार्टिनी के लाइफ का मजाक बनाने के लिए रिपोर्टर स्टेला अपने मतलब के लिए उससे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए डील करती है, क्योंकि उसके अनुसार वैसे भी उसकी जिंदगी सुधरने नहीं वाली। कम से कम वो इनफ पैसे अपने परिवार के लिए पीछे छोड़ सकता है जब वो जेल में सजा काट रहा होगा। पर बेकसूर मार्टिनी इतने आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होता, इसलिए उसके ऑफर को ठुकरा देता है। अगले दिन अपना समय काटते दौरान उसे किसी अनजान का कॉल आता है, जिसके ठीक बाद वो शायद गुस्से में अपना चोट और जख्मी करने लगता है। बाद में हमें समझ आता है कि वो कॉल वॉगल का था उससे मिलने के लिए, जो उसे एक मौका देता है उसे गलत साबित करने के लिए कि आखिर उसके जीप में वो कैट का हेयर कहां से आया। वो बताता है कि उसके पास भी रोमियो नाम का एक कैट था जो उस समय कहीं गुम हो गया। वहीं वो उसके खैरात का भूखा नहीं है। वो उसे चैलेंज कर जाता है कि वो खुद से खुद को बेकसूर साबित करेगा और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और तभी वॉगल की नजर कहीं अटक जाती है और अगले दिन उन्हें एक बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि उन्हें गाँव के किसी तालाब से एना की बैग मिलती है। और अगले दिन जब मार्टिनी क्लीन शेव करके अपने क्लास को लेक्चर दे रहा होता है, वॉगल क्लास के सामने ही उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि जब वॉगल की नजर कहीं अटकी थी वो दरअसल मार्टिनी के छूटे ब्लड की तरफ था। और जांच के अनुसार उन्हें एना के बैग पर उसका डीएनए सैंपल बरामद हुआ और सीन फिर से कट होकर करंट समय की तरफ मुड़ जाती है, जो वॉगल के सवाल करने पर
फ्लोरेंस बताता है कि वो दिल का मरीज और रिटायर होने के कारण यहाँ बस गया। फिर तभी वॉगल एक शॉकिंग बात कन्फेस करता है कि उसी ने मार्टिनी को झूठे सबूत के साथ फ्रेम किया, क्योंकि उसके हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था। वहीं वो श्योर था कि वही किडनैपर है। वो बताता है कि उसके हाथ मार्टिनी का ब्लड सैंपल और अगले ही दिन एना का बैग हाथ लगने पर उसी ने उसके ब्लड सैंपल को एना के बैग पर प्लांट कर दिया, उसे सबूत के साथ गिरफ्तार करने के लिए। अब वॉगल केस खत्म करने के बाद लौट ही रहे होते हैं कि उन्हें फिर से उसी अननोन नंबर से मार्टिनी के बेगुनाह होने का मैसेज मिलता है और इस बार बिना इग्नोर किए वो उसे कॉल बैक करते हैं। और जब वो उस अननोन इंसान से मिलने के लिए पहुंचते हैं तब वो बुजुर्ग द फॉगमैन की मिस्ट्री का खुलासा करती है कि 30 साल पहले 6 और लड़कियां इर्द गिर्द के लोकेशन से भी गायब हुई थी, जिनका लाश ना मिलने पर ऑफिशियल्स ने इसे घर से भागने का केस समझकर इग्नोर कर दिया और उसे पागल समझने लगे। ये घटना एना से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि वो सभी एना की तरह रेड है, चेहरे पर फ्रेकल्स और उनकी उम्र 14 से 16 साल की थी। उसे श्योर है कि एना के पीछे भी द फॉगमैन है और मार्टिनी बेगुनाह है। पर सबसे अजीब बात कि किसी ने वॉगल के नाम पर उसके घर पर उसी दिन एक पैकेज छोड़ गया जिस दिन एना गायब हुई थी। पैकेज खोलने पर फाइनली एना का ओरिजिनल डायरी मिलता है जिस पर एना ने किसी ऑलिव का नाम जिक्र किया होता है, जिससे वो आखिरी बार समर वेकेशन के दौरान मिली थी। वो उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसने उसके नाम का इनिशियल्स अपने हाथों पर ही गोद दिया। सबसे अजीब बात की डायरी में उसके लिए एक पोस्ट कार्ड भी छोड़ा होता है। वो जैसे ही उस पोस्ट कार्ड के अनुसार लोकेशन पर पहुंचकर नजदीक रखे खुर्चा से खोदता है, उसे एक वीसीआर टेप मिलता है जिसे प्ले करने पर शायद वही किडनैपर खुद को रिकॉर्ड करते हुए उसे बगल में एना नजर आती है। किडनैपर उसे एक और पोस्ट कार्ड दिखाकर किसी और लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है और बेवकूफ वॉगल बिना सोचे समझे कि आखिर क्यों वो उसे इतना टीज कर रहा है, वो उसी अबैंडन्ड होटल जा पहुंचता है जो टूरिस्ट ना होने के कारण बंद पड़ गया। पर होटल के सेम रूम एंटर करने पर अब वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं होता, इसलिए गुस्से में वीसीआर डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर उन्हें क्या खबर कि उनका रचा खेल अब उन पर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बाथरूम में हमेशा से मौजूद रिपोर्टर स्टेला उसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करता समझकर रंगे हाथों पकड़ लेती है और मूवी फिर से करंट समय में फ्लोरेंस की तरफ मुड़ जाती है। इस बार के सीन में फ्लोरेंस अपनी ही बातें करते रहते हैं कि कैसे उसे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश पकड़ना पसंद है, इसीलिए उनके वॉल्स पर उसी फिश की इतने सोविनर लगे हैं। एक बार तो शिकार करते करते उनके हाथों पर सीवियर दर्द होने लगा और वो उसी तरह से तड़पने लगे जिस तरह उनकी पकड़ी हुई फिश। पर वॉगल अपने कन्फेशन में शेयर करता है कि उस बुढ़िया ने जरूर अपने आप पर लगे पागल होने के क्लेम को हटाने के लिए उसे इन सब में फंसाया और अंत में सबसे बड़ा कन्फेशन करता है कि आखिर उसकी शर्ट पर लगा वो खून किसका है और मूवी तुरंत मार्टिनी की तरफ मुड़ जाती है, जिसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है क्योंकि मीडिया और ऑफिशियल्स को पता चल जाता है कि वॉगल ने अपने ईगो के खातिर झूठे सबूत के साथ मार्टिनी को फंसाने की कोशिश की। लकीली उसके बेगुनाह होने का पता चलने पर उसकी फैमिली लौट आती है, पर जिस तरह का ट्रॉमेटाइज टॉर्चर उसे मीडिया और वॉगल के कारण सहना पड़ा, उसका अटॉर्नी उसे सभी रिस्पॉन्सिबल पर कॉम्पनसेशन के लिए सू करने का सलाह देता है। इतना कम नहीं कि उसकी पत्नी बताती कि जाने माने टीवी न्यूज और पब्लिशर्स उसके कहानी के लिए मुंह बोला रकम देने के लिए तैयार हैं, यानी कि जो उसके लिए एक समय श्राप बना हुआ था अब वो उसके लिए वरदान में बदल गया, क्योंकि अब जिंदगी भर उसके फैमिली को पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन सब के कारण अब वो रातों रात अमीर बन गए। वहीं ऑफिसर्स वॉगल को केस से बर्खास्त करके अपना इन्वेस्टिगेशन अब द फॉगमैन की तरफ मोड़ देते हैं। पर वॉगल भी एक और म्यूटिलेटर केस जैसा हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसमें रियल किडनैपर को पकड़ने का जुनून छा जाता है। उन्हें यकीन होता है कि एना का किडनैपर उसका बॉयफ्रेंड ओलिव ही है, इसलिए वो तुरंत स्टेला से एक आखिरी सौदा करते लाइव टीवी इंटरव्यू के लिए, जहां वो ओलिव के बारे में खुलासा करेंगे उस डायरी की बेसिस पर। उसे यकीन होता है कि किडनैपर डर के मारे शो में जरूर नजर आएगा और एक तरह से वॉगल का मास्टर प्लान काम कर जाता है, क्योंकि अब तक सभी जिसकी तलाश कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि मार्टिनी ही था, जो उसके हाथों पर बने उसके इनिशियल से वॉगल को समझ जाता है, जो एना ने भी खुद किया और अपने डायरी में मेंशन किया था। और यहाँ मूवी का पहला क्लाइमेक्स रिवील होता है, जो मैं शुरुआत से एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल कई समय से मार्टिनी और उसका फैमिली आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और तभी उसकी नजर रोमियो के टीवी इंटरव्यू पर पड़ी। ये तब हुआ जब वो टाउन में था, क्योंकि आप उसके तब के घर के स्टाइल से अंदाजा लगा सकते हैं कंपेयर टू अभी के घर से। म्यूटिलेटर केस के बारे में स्टडी करने पर कि कैसे रोमियो को गलती से कैद किया गया और अंत में रिहा करने पर हेविली $1 मिलियन से कॉम्पनसेट भी किया गया और कैसे इसके पीछे वॉगल का ईगो खास रोल निभाया। वहीं मिस्टीरियस द फॉगमैन के बारे में पता चलने पर उसने वॉगल की ईगो और मीडिया को एज ढाल बनाकर रोमियो
का सेम सिनारो अपने पर एग्जीक्यूट करने के लिए इस गांव में तुरंत मूव हुआ और उसने अपने प्लान के बारे में इनडायरेक्टली वोगल से कई बार शेयर भी किया था। जब उसने उस समय उससे मिलने पर अपने कैट का नाम रोमियो बताया था और दूसरा तब जब लेक्चर के दौरान वोगल उसे अरेस्ट करने आया था। मार्टिनी को एना के हर रूटीन और फेवरेट पेट के बारे में पता था सिंस वो उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। वही है जो सीक्रेटली एना को ऑलिव के नाम से डेट कर रहा था अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, जो उसे समर वेकेशन के दौरान मिला। पर उस समय वो उससे जानबूझकर बिना बियर्ड के मिला था ताकि वो उसे पहचान न सके कि वो उसके कॉलेज के प्रोफेसर है। बियर्ड डेवलप करने के बाद कैट के बहाने से उन्होंने उसे अगवा किया, वरना अगवा करने के दौरान वो उसे एज ऑलिव पहचान जाती। वही है वो जिसे एना देख बीच में रुक गई थी। जिस दिन मार्टिनी ट्रेकिंग के लिए निकला था उसी दिन उसने एना को अगवा किया, जिसके तुरंत बाद उसने वो क्लिप रिकॉर्ड किया वीसीआर टेप पर। अगला नजदीक के नदी में उसका बैग फेंक दिया और वोगल को लूर करने के लिए डायरी को पोस्ट कार्ड के साथ बुजुर्ग को पोस्ट करने का कारण ये था ताकि वोगल सच में द फॉगमैन के तलाश में उसके ट्रैप में फंसे। उसे मैटिया का भी पता था कि वो एना को पसंद के कारण उसे हमेशा फिल्म करता है, इसलिए वोगल के लिए एक क्लू तैयार करने के लिए वो जानबूझकर हर बार मैटिया के रिकॉर्डिंग के सामने आने लगा। इसीलिए उसने इतने समय बाद भी अपना जीप कभी वॉश नहीं किया ताकि आगे मीडिया और वोगल को इसे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। इसीलिए उसने उस समय जब पब्लिक उसके पीछे पड़ गई थी उसने अपना जीप अंदर पार्क नहीं किया ताकि लोगों की नजर उसके जीप पर पड़ जाए। उसका स्ट्रेटेजी सेम था, मीडिया और खास करके वोगल के नजरों के सामने आने के लिए हल्के फुल्के क्लूज छोड़ने का। और अब सब कन्फेस करने के बाद जाहिर तौर पर फ्लोरेस उसे अरेस्ट कर लेता है और फ्लोरेस भी अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल पड़ता है। और जब वो इंश्योर करता है कि उसकी फैमिली सो रही है, वो गराज के किसी कोने से कोई हिडन बॉक्स निकालता है और जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करता है मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है। दरअसल फ्लोरेस ही वो द फॉगमैन है जिसने उन सभी 6 लड़कियों को शिकार करके उनके हेयर को इस चारे के फॉर्म में सोवेनियर की तरह रख लिया। उसका उन्हीं फिश को सजावट में रखना मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि उनका रंग का पैटर्न उनके हेयर से मैच करता है। और अब ऑडियंस को और कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ वही कहानी विदाउट मॉडिफिकेशंस के दिखाई जाती है कि रियलिटी में वो फिश नहीं थी जो उसके सामने तड़प रही थी, बल्कि उनका शिकार थी। वो शायद इसलिए हत्यारा बनना छोड़ दिया क्योंकि उसे हार्ट का प्रॉब्लम होने लगा, जैसा उसने शुरुआत में बताया था। और ये मूवी उसका बिना कभी पकड़े जाए ही खत्म हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।